हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, सभी का एक बार फिर से स्वागत स्टडी विथ रवि चैनल के इस महातांडव सीरीज में। साथियों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं केमिस्ट्री के मॉडल सेट नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछले 3 कक्षाओं में 3 क्लास साथियों मॉडल सेट के कर लिया था और आज चौथा क्लास आपके स्क्रीन के सामने है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होइएगा। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी क्लास आपके पास आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। जितने भी ग्रुप है साथियों, सभी में क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। लाइव क्लास में सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे फटाफट से, ताकि क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो साथियों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस की बात करेंगे इस मॉडल सेट में। 4 मॉडल सेट है ये, और 3 मॉडल सेट हमने पहले ही कर लिया था और आज क्या है, चौथा मॉडल सेट है। और चौथा मॉडल सेट आपके स्क्रीन के सामने इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साथियों इससे बहुत बार क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। और इस बार भी 2024 में आपके पास डायरेक्टली इस क्लास से, यह इस क्लास से 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे साथियों जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में लड़ेंगे। तो चलिए फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास फटाफट से शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप है, क्लास को करते हैं स्टार्ट। फटाफट से कमेंट बॉक्स में थंबनेल का इंप्रेशन देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि निम्न में से कौन लायोफिलिक क्लोराइड है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक क्लोराइड है। ऑप्शन ए कहता है दूध, बी कहता है गोंद, सी कहता है कुहासा, डी रक्त। लायोफोबिक और लायोफिलिक दो तरह के क्लोराइड होते हैं साथियों। क्लोराइड होते हैं दो तरह के, एक लायोफोबिक और एक लायोफिलिक। ये आपको पूरी तरह से पता होगा। तो चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक क्लोराइड है साथियों। तो कौन हो जाएगा, जी हाँ गोंद। कौन हो जाएगा, गोंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। लायोफिलिक का मतलब जल से प्यार करना, और फोबिक का मतलब नफरत। फोबिक का मतलब ही साथी होता है, बायोलॉजी के भाषा में उसे नफरत कहते हैं। किसी चीज से नफरत करना, जैसे दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं उसी प्रकार उसे क्या कहेंगे, लायोफिलिक कहेंगे। अगर नहीं मिलता है तो लायोफोबिक कहेंगे। तो लायोफिलिक क्लोराइड कौन है, गोंद है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, एकदम राइट है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने दूसरा नंबर सवाल है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय परिघटना नहीं है। यह निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय परिघटना नहीं है, आपको बताना है। 2 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। ये भी बहुत बार पूछा गया साथियों, पृष्ठीय परिघटना से। पृष्ठीय कहने का मतलब ये कोई सतह है और इसके ऊपर कोई अगर घटना हो रही है, इसके ऊपर अगर कोई घटना हो रही है तो इसे क्या कहेंगे, पृष्ठीय परिघटना कहेंगे। तो इनमें से कौन सा है जो पृष्ठीय परिघटना नहीं है, ये आपको बताना है। 2 नंबर सवाल है, फटाफट आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी का जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए कहता है समांगी उत्प्रेरण, बी कहता है ठोसों का मिलना, सी कहता है जंग लगना, या डी वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। जी हाँ, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो पृष्ठीय परिघटना नहीं है, कौन सा नहीं है साथियों, समांगी उत्प्रेरण है, पृष्ठीय परिघटना है। ठोसों का मिलना भी क्या है, पृष्ठीय परिघटना है। जब भी दो ठोस होते हैं तो ये आपस में ऐसे ही चिपकते हैं, यानी पृष्ठीय परिघटना है। जंग लगना भी क्या है, पृष्ठीय परिघटना है। लेकिन वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी एकदम गलत होगा इसके लिए, यानी नहीं होगा। पृष्ठीय परिघटना कौन सा नहीं है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया एक प्रकार का पृष्ठीय परिघटना नहीं है। साथियों, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहां आपको सभी एमवीवीआई क्वेश्चंस का लिस्ट मिल जाएगा साथियों, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ वहां पे अपलोड कर दिया गया है। चलिए बताइए, 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट से जवाब आना चाहिए। 3 नंबर सवाल का सभी स्टूडेंट का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। 3 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि इनमें से कौन कोलाइडी घोल नहीं है। यह इनमें से कौन कोलाइडी घोल नहीं है, क्लोराइड नहीं है। यह क्लोराइड इनमें से कौन नहीं है, धुआं नहीं है, इंक नहीं है, खून नहीं है, या वायु नहीं है, आपको बताना है। 3 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। ये बहुत बार पूछा गया है, लगभग 4 से 5 बार ये सवाल आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है साथियों। तो कौन कोलाइड घोल नहीं है। यह धुआं बिल्कुल क्लोराइड घोल है, क्या है, क्लोराइड घोल है। इंक भी क्लोराइड घोल है, खून भी है, लेकिन वायु, जी दोस्तों वायु नहीं है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है इसका, क्या, वायु।
वायु क्लोराइड घोल नहीं है। आप लोग दे सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है। चलिए एक सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा, आगे चलते हैं। 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है। जी दोस्तों, भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है ये आपको बताना है। ये भी सवाल एमबीबी आई है साथियों, बहुत बार ये सवाल आपसे पूछा गया है आपके बिहार बोर्ड में, तो एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं जाना है, लास्ट तक बने रहे साथियों। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इस वीडियो से आपके 5 ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम 2024 में यूं ही लड़ जाएंगे साथियों। तो 5 नंबर ऐसे ही पक्का हो जाएगा, और 5 नंबर यानी आपके कितने रैंक ऊपर कर देंगे साथियों, हो सकता है तो 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बताइए, 20 टोटल क्वेश्चन होंगे, और आपके 4 सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। चौथा सवाल का आंसर आप लोगों को बताना है कि भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है, तापक्रम घटाकर या तापक्रम बढ़ाकर, ताप घटाकर या सतत क्षेत्रफल घटाकर। आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा यह सवाल, 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। जी हाँ, सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर ए सभी का आ रहा है, यानी सभी का ऑप्शन ए एकदम राइट है। तापक्रम घटाकर भौतिक अधिशोषण की दर बढ़ाया जाता है। जी हाँ, भौतिक अधिशोषण जब भी आपके सामने आएगा तो आपको ध्यान देना है, भौतिक जब भी है तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तापक्रम क्या हो जाएगा, अधिशोषण की दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने प्रतिरक्षी सॉल के बारे में है, और प्रतिरक्षी सॉल क्या कहता है ये आपको ध्यान देना है। 5 नंबर सवाल है, क्या कहता है, कहता है कि प्रतिरक्षी सॉल होते हैं। जी हाँ, 5 नंबर सवाल का जवाब आना चाहिए सभी का कमेंट बॉक्स में, आंसर फटाफट आना चाहिए 100 to 10% की स्पीड में, कि प्रतिरक्षी सॉल होते हैं, क्या होते हैं, विलायक स्नेही, विलायक रोधी, या ऑप्शन ए और बी दोनों। डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरक्षी सॉल क्या होते हैं आपको बताना है, सभी का जवाब आना चाहिए। जी हाँ, ऋतिक, विकास, काजल, सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है जो कि एकदम राइट है। जी हाँ, विलायक स्नेही होते हैं। क्या होते हैं, विलायक स्नेही होते हैं। प्रतिरक्षी सॉल क्या होते हैं, विलायक स्नेही होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। और प्रतिरक्षी के बारे में एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, यानी एमवीवीआई की लिस्ट में रखेंगे, और एक सवाल आपको प्रतिरक्षा से यानी इम्यूनो सिस्टम से भी पूछा जा सकता है आपके बिहार बोर्ड में, क्योंकि केमिस्ट्री है, अगर आपके पास बायो है तो अच्छा है, और मैथ है तो ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है चैप्टर, उसमें से क्वेश्चन से उठाया गया है, और शायद सभी को पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता है, तभी आप लोग एक बार लाइन उसका पढ़ ले और एक सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा प्रतिरक्षी के बारे में। तो क्या है, विलायक से नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम याद करके रखना है, विलायक से नहीं, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। चलिए सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट। 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, कहता है कि जल में साबुन के कोलाइडी कारण होते हैं। जल में साबुन का जो कोलाइडी बन जाता है वो किसके कारण होते हैं। कोलाइडी कहने का मतलब झाग बनना। जब आप देखते होइएगा तो बहुत सारे ऐसे ऐसे झाग बन जाते हैं जल में साबुन का, तो इसका कारण क्या है आपको बताना है, किस कारण से ऐसे झाग बनते हैं कोलाइडी कण का। चलिए सभी का जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, किस कारण से ऐसा होता है, झाग किस कारण से बनता है। ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए कहता है ऋणावेश, बी कहता है धनावेश, अनावेशित या धनावेशित के कारण, या ऋणावेशित और धनावेशित दोनों के कारण। तो किस कारण ऐसा होता है साथियों, जब भी आप नहाते हैं तो आप देखते हैं कि साबुन के जो झाग है वो कोलाइडी कणों में बदल गया और बहुत सारे आपस में इस प्रकार का बना लिया। तो ये किस कारण से बनता है ये आपको बताना है, ऐसा किस लिए होता है। तो ये ऋणावेशित के कारण होता है, और ऋणावेशित जब भी आता है तो क्या होता है, झाग के रूप में बदल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आपका ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि पर अपलोड क्लास के बाद हो जाएगा, तो आप लोग वहां से जाके लोड कर सकते हैं। चलिए आशा करता हूं कि ये सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। आगे चलते हैं। 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, कहता है, क्या कहता है, कहता है साथियों कि पूरी तरह से आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, जी हाँ सभी को दिख रहा होगा। कहता है कुहारा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है। जी हाँ, कुहारा, जिसे हम कुहारा या कुहासा कहते हैं, ठंडी के मौसम में जो कुहासा लग जाता है
वो किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है, आपको बताना है। चलिए सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए फटाफट से। जी हाँ, किस प्रकार का कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है कुहारा। कुहारा यानी कुहासा। ऑप्शन को देखें तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला ऑप्शन कहता है कि गैस का द्रव में विलयन, लेकिन बी कह रहा है साथियों कि द्रव का गैस में विलयन। सी कहता है ठोस का द्रव में विलयन, या डी द्रव का द्रव में विलयन। ऐसा सवाल जब भी आपकी स्क्रीन के सामने आता है और आया हुआ है, और जिस स्टूडेंट के सामने ऐसा सवाल आया है और 100% वो अगर याद करके गया है तभी उसे कंफ्यूज करता ही करता है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे वेरिएशन इस क्वेश्चन के ऑप्शन में है, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सतर्क बरतने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि कुहारा किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है साथियों। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब द्रव का, ध्यान से सुनिए, द्रव का गैस में विलयन है। क्या है? द्रव का गैस में विलयन है। द्रव का गैस में विलयन कहने का मतलब जब भी आप कुहासे को हाथ में लेते हैं तो क्या होता है, फिर से वो पानी बन जाता है। यानी द्रव है, ये द्रव है, और द्रव से क्या हो गया, ये गैस में बन गया, गैस है। और गैस जब भी सूरज की रोशनी जब गैस पर पड़ती है तो ये फिर से क्या हो जाता है, द्रव में आ जाता है। और द्रव में नहीं आकर क्या होता है, अगर सूरज की रोशनी हल्का पड़े तो द्रव में आ जाता है, और ज्यादा पड़े तो ये फिर से वाष्प बन के उड़ जाता है। क्या होता है? वाष्प बन के उड़ जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, और इस प्रक्रिया को आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे अगर आप याद रखते हैं तो आपको पूरी तरह से ये सवाल क्लियर होगा और 100% आप ऑप्शन नंबर बी एग्जाम में मार के आएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एक मिलेंगे, पक्का निश्चित है, 100% है कि एक सवाल आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस 2024 में मिलेंगे। शायद यही सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है साथियों, लेकिन ये सवाल MVVI है, क्योंकि ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, और आशा है कि 2024 में भी आपसे फिर से यही सवाल रिपीट किया जाएगा 100 to 10%। तो 7 नंबर सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर है। सभी का जवाब आना चाहिए यस कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, सभी का यस आ रहा है, जो कि बिल्कुल राइट है, द्रव का गैस में विलयन। चलिए आगे 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि थाइमिन है। थाइमिन एक प्रकार का क्या है, ये आपको बताना है। थाइमिन क्या है? 5 मेथिल यूरेसिल है, 4 मेथिल यूरेसिल है, 3 मेथिल यूरेसिल है, व 1 मेथिल यूरेसिल है। तो थाइमिन क्या है, ये आपको बताना है। 8 नंबर सवाल, इसे हम MVVI तो नहीं लेकिन VVI कह सकते हैं, क्योंकि ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए थाइमिन क्या है साथियों। तो थाइमिन 3 मिथाइल यूरेसिल होता है, या 3 मिथाइल यूरेसिल को क्या कहते हैं, थाइमिन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी बोले तो राइट है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन रहता है, और यही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग क्लास को एक बार फिर से शेयर कर दिए होइएगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज एक बार क्लास को शेयर कर दे, ताकि और सारे स्टूडेंट जुड़ पाए क्लास में। तभी तो मजा आएगा ना, बहुत सारे जब स्टूडेंट आपके सामने आएंगे तभी क्लास करने में मजा आएगा। तो आप लोग फटाफट से क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर लीजिए एक बार फिर से। अगर नहीं किए हैं तो दोबारा लाइक ना करें, नहीं तो डिसलाइक हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल 9 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है साथियों कि एंजाइम जो मोनोसेकेराइड से अल्कोहल बनाने में सहायता करता है। सबसे पहले तो आप मोनोसेकेराइड को समझिए। मोनो का मतलब ही क्या होता है, मोनो का मतलब एक होता है, मोनो का मतलब ही एक होता है, ये आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। तो एंजाइम जो मोनोसेकेराइड से अल्कोहल बनाने में सहायता करता है वो क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, लैक्टोज, डायस्टोज, एमाइलेज या जाइमेज। चलिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, और आप इसका आंसर भी देख लीजिए, क्योंकि आंसर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके एग्जाम में। तो साथियों इसे जाइमेज कहते हैं, जो अल्कोहल बनाने में उपयोग आता है बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलकर। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है, और ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। नहीं पूछा जाने की कोई भी संभावना नहीं है, और पूछे जाने की बात करें तो 110% संभावना है कि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।
चलिए आगे 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है, क्या कह रहा है साथियों, कहता है कि विटामिन ए कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए को क्या कहते हैं। और इस सवाल में जितना स्टार आप लगा सकते हैं लगा लीजिए, क्योंकि ये सवाल न जाने कितने बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए बताइए कि विटामिन ए को क्या कहते हैं और विटामिन ए का उपयोग कहाँ किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ये भी आपको बताना है। विटामिन ए कहलाता है, क्या कहलाता है ये आपको बताना है। एस्कॉर्बिक अम्ल, रेटिनॉल, कैल्सीफिरॉल या टोकोफिरॉल। सभी का जवाब आना चाहिए। एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड कितने बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, इसका कोई लिमिट नहीं है साथियों। अनलिमिटेड ये क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड ने पूछा है, इसीलिए हमने आपसे ये सवाल किया है और ये सवाल का आंसर आपको बताना है कि विटामिन ए कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी तो सभी का आ रहा है, जो कि एकदम राइट आ रहा है। विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। चलिए ये भी हमको बता दीजिए कि किस लिए उपयोग किया जाता है। आंख के लिए, आंख के लिए तो उपयोग किया जाता है, लेकिन किस लिए, चलिए हम बता देते हैं। रतौंधी आप नाम सुने होइएगा। आंख में जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी हो जाती है, और रतौंधी में क्या होता है, विटामिन ए की कमी होती है, इसलिए विटामिन ए की गोली आती है लाल कलर की, जो आपको पता होगा। तो उसमें रेटिनॉल की कमी के कारण ही, विटामिन ए की कमी के कारण रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल इसे कहते हैं। और ए की कमी के कारण क्या होता है, रतौंधी उत्पन्न हो जाता है। और इसको दूर करने के लिए आप गोटी वो जो होता है दवा वो खा सकते हैं, और नहीं तो एक सुनहरा चावल आता है और चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए में आप चावल की भी इस्तेमाल भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। तो आपको ये सवाल पूरी तरह से क्लियर होगा और इसे आप जितना स्टार मार्क लगा सकते हैं। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ साथियों, ये बहुत बार ये सवाल आपसे पूछा गया है तो बहुत चुल्लू सा सवाल, लेकिन आपको जब एग्जाम में आएगा तो तहलका मचा देगा आपके ऑप्शन के हिसाब से। तो चलिए आगे 11 नंबर सवाल फिर से विटामिन से आ गया है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। कहता है कि विटामिन सी है। जी दोस्तों, विटामिन सी क्या है ये आपको बताना है। 11 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने तहलका मचाते हुए आ गया है। विटामिन सी क्या है। जी हाँ, विटामिन सी क्या है, मैलिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, पैरासीटामोल है या लैक्टिक अम्ल है। तो विटामिन सी क्या है ये आपको पूरी तरह से पता होगा साथियों। विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। किसमें, नींबू में पाया जाता है विटामिन सी। तो इसे हम क्या कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। क्या, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट है। विटामिन सी एक प्रकार का एस्कॉर्बिक अम्ल है। चलिए सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर। आगे चलते हैं। 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है आपको बताना है। चलिए क्या है साथियों कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र, इसी ऑप्शन से बता दीजिए। यानी ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा, CxH2O। एक्स की जगह पर आप कोई ऐसा डिजिट डाल सकते हैं, यानी ये ऑप्शन ए इसका एकदम राइट है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र। और ऑर्गेनिक जब आपको पढ़ाया जाता है तो ऑर्गेनिक के फर्स्ट क्लास में आपको यही बताया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र, जो कि बाद में अगर हायर क्लास में आप जाएंगे तो ये जो सूत्र है ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इस सूत्र पर कोई भी रिएक्शन नहीं बैठता, इसलिए ये सूत्र फेल हो जाता है हायर क्लास में। चलिए आगे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। 13 नंबर सवाल थोड़ा बड़ा आपकी स्क्रीन के सामने पूरी तरह से दिख रहा होगा। कहता है कि लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या है। ये दोस्तों लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या है। मैं आपको बता दूं कि लैक्टिक अम्ल की स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रक्चर को आप यूं ही काट देंगे। स्ट्रक्चर आपको याद करने के नहीं जाना है। आप चाहे तो ग्लूकोज का याद करके जा सकते हैं, ग्लूकोज का आप स्ट्रक्चर याद कर ले, लेकिन इसका नहीं, लैक्टिक अम्ल का नहीं। चलिए तो लैक्टिक अम्ल का कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। आपको रट्टा मार के जाना है, क्या होता है, 1 होता है। इस क्वेश्चन के लिए मैं बोलूंगा रट्टा मारिए, बाकी बात जितने भी क्वेश्चन आएंगे कॉन्सेप्ट समझिए। चलिए आगे 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है कि स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई है। स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई क्या है आपको बताना है।
14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है और बताइए फटाफट से कि स्टार्च, यह स्टार्च जो कि आपके रोटी में पाया जाता है, तो स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई क्या है? वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। जब भी आप रोटी को चिबाते हैं तो वो मीठा स्वाद देता है, क्योंकि वो जब मोनोमेरिक में चला जाता है, जब आप उसे पूरी तरह से कुचल देते हैं तो वो ग्लूकोज उत्पन्न करता है, और ग्लूकोज जब आपके माउथ में आता है तो वो मीठा स्वाद देता है, यानी ग्लूकोज होता है मोनोमेरिक इकाई। तो ये सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। चलिए आगे 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है ग्लूकोज के वलय संरचना में कायरल, यहाँ पर आयरल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कायरल हो जाएगा। कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन को देखें तो 2, 3, 4, 5। तो आपको पूरी तरह से पता होगा ग्लूकोज में टोटल कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 होती है। और मैं पहले ही बोला कि इसका स्ट्रक्चर आप चाहे तो याद कर सकते हैं, या कायरल कार्बन सिर्फ आप याद करके चले जाए, इससे यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। और 1 नंबर आपका बिहार बोर्ड 2024 में अगर पूछेगा तो पूरी तरह से ये पक्का हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना। चलिए आगे 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि नाइलॉन 66 क्या है? यह नाइलॉन 66 क्या है साथियों? नाइलॉन 66 क्या है? पॉलीएमाइड है, पॉलीविनाइल है, पॉलीस्टाइरीन है, या पॉलिस्टर है? पॉलीमर से उठाया गया सवाल है, पॉलीमर से यह सवाल आपसे उठाया गया है। तो नाइलॉन 66 क्या है? एक प्रकार का पॉलीएमाइड है। क्या है? एक प्रकार का पॉलीएमाइड है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है, और 2024 में ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे याद करके जाएंगे, क्योंकि ये सवाल बहुत बार आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, उसमें आपको हर एक साल ये सवाल आपको रिपीट मिलेगा। तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा हूँ साथियों, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं कि ये सवाल बहुत बार आपसे रिपीट करके पूछा गया है, जिसका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, पॉलीएमाइड। चलिए 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से संघनन बहुलक है। निम्नलिखित में से संघनन बहुलक कौन है, ये आपको बताना है। टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, या डेक्रॉन? यह 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, और फटाफट आप लोगों को बताना है कि संघनन बहुलक कौन सा है। यह डेक्रॉन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है, एकदम राइट है। संघनन बहुलक कहलाता है कौन सा? डेक्रॉन। सभी का राइट ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, जो कि एकदम राइट है। चलिए 18 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने पूरी तरह से दिख रहा होगा, कहता है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? बताइए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ब्यूटाडीन, एथीन, स्टाइरीन, आइसोप्रीन? यह आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का ही बहुलक है क्या? प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, जो पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। क्या? पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है क्या? प्राकृतिक रबर। यह आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि सलोल प्रयुक्त होता है। सलोल प्रयुक्त किसमें होता है, ये आपको बताना है। रोगाणुरोधक, एंटीबायोटिक, दर्द नाशक, या इनमें से कोई नहीं? सलोल, यह सलोल प्रयुक्त होता है, एक रासायनिक नाम है। चाहे तो आप इसे याद कर सकते हैं या नहीं भी, क्योंकि ये सवाल कभी भी आपके एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है। तो सलोल, चलिए हम बता देते हैं, रोगाणुरोधक के रूप में उसे उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। चलिए आगे चले। 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, अभी बहुत सारे सवाल है शायद, चलिए देख लेते हैं कितने सवाल है। चलिए 20 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताए, फटाफट बताएंगे। कहता है कि इनमें से किसके द्वारा आंख के लेंस का उत्पादन किया जाता है? पीवीसी, टेफ्लॉन, ब्यूनाइन, या पीएमएमए? तो लेंस के उत्पादन में पीएमएमए सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है, इसे आप याद करके जाएंगे, पीएमएमए। कभी कभी आपको एक एम हटा के दिया जा सकता है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है, 2 एम आता है, पीएमएमए। चलिए आगे अगला सवाल, 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट एंटीबायोटिक मारेंगे, जो कि एकदम गलत है। एंटीबायोटिक बुखार को कम नहीं करता साथियों, ये आपको ध्यान देना है। एनाल्जेसिक, ये भी
बिल्कुल गलत है। एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक को बिल्कुल भी नहीं करें। जब भी निश्चेतक के रूप में एनाल्जेसिक काम किया जाता है माइंड को शांत करने के लिए। एंटीपायरेटिक की बात करें साथियों तो ये क्या होता है, बुखार को कम करता है, फीवर को लो करता है। क्या फीवर को क्या करता है, लो करता है। कौन, एंटीपायरेटिक। ट्रैंक्विलाइजर एक नशा वाला दवा होता है साथियों, जो बेहोशी के रूप में उपयोग किया जाता है। बेहोशी करने के रूप में बेहोशी करना है तो ट्रैंक्विलाइजर देके उसे क्या करते हैं, बेहोश कर देते हैं। चलिए 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है पेनिसिलिन क्या है। तो पेनिसिलिन एक प्रकार का क्या है, एंटीबायोटिक है। सॉरी एंटीबॉडी नहीं, एंटीबायोटिक, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। पेनिसिलिन एक प्रकार का क्या है, एंटीबायोटिक है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिक द्वारा खोजा गया है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है एक प्रकार का। एस्पिरिन है, एस्पिरिन क्या है आपको बताना है। यह एस्पिरिन क्या है, एंटीबायोटिक, जवारनाशी, एंटीसेप्टिक या इनमें से कोई नहीं। एस्पिरिन आपसे पूछा गया साथियों। चलिए बताइए, एस्पिरिन एक प्रकार का क्या है, तो ज्वरनाशी है। क्या है, एक प्रकार का क्या है, ज्वरनाशी है, ज्वर को नाश करने वाला है एस्पिरिन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट है। और 2024 के लिए ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए राइट रहेगा, इसलिए आप इसे याद करके जरूर जाएं। 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने पूरी तरह से धमाका मचाता हुआ आपके सामने आ गया है। कहता है कि आर्सेनिक औषधियों का मुख्यतः किसके उपचार में उपयोग किया जाता है, पीलिया, तपेदिक, गोनोरिया, हैजा। तो आर्सेनिक का उपयोग साथियों किसके लिए, किस औषधियों का मुख्यतः उपयोग उपचार के लिए किया जाता है, तो गोनोरिया। गोनोरिया के लिए उपचार किया जाता है आर्सेनिक। रासायनिक का उपयोग गोनोरिया के उपचार के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है डिटॉल में, यह डिटॉल में क्या होता है। तो चलिए आप इसका आंसर देख लीजिए साथियों। डिटॉल में क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल का मिश्रण होता है डिटॉल में। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। क्लोरोजाइनियोल एंड टर्पिनियोल का मिश्रण होता है डिटॉल में। चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन है उसे भी हम करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या क्वेश्चन आया साथियों, कहता है विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। तो चलिए बताइए विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है। आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा ये क्वेश्चंस। चलिए बताइए विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है। यह क्या होती है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, विशिष्ट चालकता की इकाई। चलिए आगे 2 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है किसी परमाणु की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। चलिए आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, सक्रिय मात्रा पर निर्भर करती है कि अभिक्रिया कितना, रिएक्शन कितना आगे जाएगा। यानी अगर सक्रिय है तो आप कितने, यानी एक्टिव है, अगर आप एक्टिव है, फुर्तीला है, तो आप कितने किलोमीटर जाएंगे उस पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया करने की मात्रा भी सक्रिय मात्रा पर निर्भर करता है। यह आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। 3 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 118 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा आवश्यकता होती है वो क्या होती है। तो ऐसे सवाल को आपको पूरी तरह से याद करके जाना है, क्योंकि ये सवाल रिपीट होती है और डाटा आपको चेंज नहीं किया जाता है। वन फैराडे इसका ऑप्शन होता है, वन फैराडे, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। आगे 4 नंबर सवाल, वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है ये आपको बताना है। तो कैथोड पर वैद्युत अपघटन की क्रिया में क्या होता है, विघटन होता है। आपको याद करना है वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है, तो विघटन होता है। 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सेल, चलिए साथियों बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईंधन सेल। ईंधन सेल ही वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। 1 मिनट। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है
कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। यह कौन करता है, तो मैग्नीज करता है। Mn का मतलब क्या होता है, मैग्नीज होता है जो सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेज सर्वाधिक कौन करता है साथियों, तो वो मैग्नीज करता है। कौन, मैग्नीज। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, लेक्लांजे सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्रण सेल या इनमें से सभी। तो द्वितीयक सेल कौन है ये आपको बताना है। 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। जी हाँ, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो क्या होता है, द्वितीयक सेल होता है। द्वितीयक सेल को दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, उसे खत्म होने पर बिक देते हैं जो रिमोट में लगा होता है। 8 नंबर सवाल, किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम है। आयनन ऊर्जा सबसे कम किसका है, लिथियम का, पोटेशियम का, सोडियम का, सीजियम का। ऑप्शन नंबर डी सभी का आ रहा है सीजियम, जो कि एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है साथियों। किस धातु का आयनन ऊर्जा सबसे कम होता है, तो सीजियम का। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। 9 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि निम्नलिखित में से कौन लेंथेनाइड अनुचुंबकीय है। तो कौन सा लेंथेनाइड अनुचुंबकीय आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है जो कि एकदम राइट है। 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है निम्नलिखित में से किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम, एल्युमिनियम, सीजियम या सोना। कौन होगा ये आपको बताना है। चांदी क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एजी। एजी एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है। आपको पूरी तरह से ये सवाल दिख रहा होगा, थोड़ा डबल था इसलिए हमने छोटा कर दिया। चलिए 11 नंबर सवाल आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा। निम्न आयनों में से सबसे प्रबल अपचायक कौन है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने। प्रबल अपचायक पूछा है तो एक आयोडीन हो जाता है। प्रबल अपचायक आयोडीन का काम है अपचयन करना, और सबसे ज्यादा अपचयन कौन करता है, आयोडीन करता है, वो भी आयोडीन माइनस। जी हाँ, ये आपको याद रख के जाना है क्योंकि अपचायक से भी बहुत बार सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। आगे 12 नंबर सवाल कहता है सेल स्थिरांक की इकाई है। जी हाँ दोस्तों, सेल स्थिरांक की इकाई क्या है आपको बताना है। ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या ओम सेंटीमीटर। तो सेल स्थिरांक की इकाई क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स है। क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। और ये भी सवाल MVVI है, इसे आप याद करके जाएंगे। ओम का संकेत ऐसे होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोधकता का क्या होता है, महो होता है। क्या होता है, महो होता है। ये आपको याद करके जाना है। 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। धनायन की गति से, धनायन के परमाणु भार से, या डी कहता है ऋणायन की गति से, डी कहता है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। तो इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है। चलिए आगे 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। चलिए इसका आंसर बताइए। 14 नंबर सवाल क्या कहता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है जो अत्यधिक शुद्ध जल उत्पन्न करता है, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रॉन सर्वर को अवशोषित ऑक्सीकरण निकलता है, या डी उष्मा उत्पन्न करता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सरेआम सही है। 2 इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड, इनके बीच क्या करता है, ये विभवांतर को उत्पन्न करता है। ये आपको याद रखना है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट है। 15 नंबर सवाल कहता है कि तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता में क्या होती है, बढ़ती है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है। तो जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, जी हाँ, तो जो ये धातु के गोले हैं साथियों, बहुत सारे पार्टिकल मिल के आपस में जो धातु बनाए हैं, ये जो बहुत सारे धातु बनाए हैं और ये छोटे छोटे पार्टिकल इनमें मिले हुए हैं, इनकी गति क्या होती है, मूवमेंट होने लगती है, गति होने लगती है। इनके परमाणुओं में क्या होती है, चलन स्टार्ट हो जाता है। यानी तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। क्या होती है, बढ़ जाती है, सॉरी घटती है, उल्टा हो जाता है साथियों। क्या होता है,
घटता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट होता है। 16 नंबर सवाल कहता है कि चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस प्रकार संबंधित है। तो ये चालक की चालकता और प्रतिरोध क्या होती है साथियों, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 17 नंबर सवाल, वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसा हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना था। तो क्या कहते हैं, आप इसका आंसर देख सकते हैं, क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। क्या, ईंधन सेल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। क्या कहते हैं, ईंधन सेल। आगे 18 नंबर कहता है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, किससे संबंधित है साथियों, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम। तो ये विद्युत के समतुल्य भार से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट है। फटाफट करते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है आपके स्क्रीन के सामने, ये रहा। निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक है, एल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड, शक्कर, सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट एक प्रकार का क्या है, आयनिक यौगिक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है। 20 नंबर सवाल, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का वैद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी में है फेरिक और हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट है। तो ये रहा साथियों टोटल के टोटल लगभग 50 क्वेश्चन। ये तो हमने बताया था आपको कि 20 ही क्वेश्चन होगा, लेकिन ये टोटल 50 क्वेश्चन है शायद। तो ये रहा साथियों टोटल का टोटल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आने वाले एग्जाम के लिए हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा वो डायरेक्टली आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो सभी को फिर से एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। तब तक के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेके आएंगे तहलका मचाएंगे फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।